से पहले मैं आपको जरा आर्टिकल 368 समझा देता हूं। 368 क्या है बेटा? 368 याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर की बात करती है, अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करती है, पावर नहीं है ये। अगर आप 368 के तहत ये समझे कि संविधान में संशोधन होकर वो एग्जीक्यूट भी होता है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर है, उसके तहत होता है। समझ आया? प्रोसीजर का मतलब जैसे आपने देखा होगा आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी में पावर है, सीआरपीसी में प्रोसीजर है। ऐसे ही 368 में क्या है? प्रोसीजर है। पावर किस आर्टिकल में लिखी गई है बेटा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी इजी आंसर है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर किस आर्टिकल के अंदर है, ये मुझे जरूर बताइएगा। यस अमन गुप्ता बेटा, वेरी गुड, बताइए जल्दी से मुझे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं अभी आपको बताता हूं संवैधानिक, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन क्या होता है। आज इसको समझिए आप। अच्छा बेटा, आप सबके लिए खुशखबरी भी है, इसको समझिए आप। मैं क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर से बता रहा हूं। सैटरडे को, परसों के दिन हमारी रैपिड फायर सीरीज रहेगी। कैसी रहेगी? रैपिड फायर सीरीज रहेगी, जिसके अंदर हम 100 पीवाईक्यू लेकर आएंगे इंडियन पॉलिटी के, और सारे स्टेटमेंट वाइज होंगे। कैसे रहेंगे बेटा? सारे स्टेटमेंट वाइज रहेंगे, और सारे यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी से रिलेटेड होंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरह की। ओके बेटा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 368 बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या लेकर आए? रैपिड फायर सीरीज को लेकर आएंगे। सैटरडे को रहेगी और शाम को 5 बजे से रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं अपने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझा रहा था मैं। चलिए इस प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर कि संविधान में संशोधन होता कैसे है, जरा इसको भी समझिए आप। चलिए, तो प्रोसेस हुई, देश के मूल कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये संवैधानिक संशोधन क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि देश के जो मूल कानून है, जो कि हमारा मूल कानून, हमारा देश जिस धर्म से चलता है उसका नाम है संविधान। आपको याद रखना है। अगर उसके अंदर बदलाव करना है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। अब समझ आया? ये इसकी डेफिनेशन है। ये इसकी कहीं लिखने को आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं आप इस चीज को, कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को ही संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कहा जाता है। हमारे जो मूल कानून है उनके अंदर किसी का बदलाव करना है तो उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह प्रक्रिया संविधान सभा में, पहली बात तो ये पॉइंट है कि यह प्रक्रिया संविधान सभा की एक गतिशील दस्तावेज तैयार करने की इच्छा को दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? कि हमारे संवैधानिक संशोधन के अंदर हम जो हमारा जो संविधान है, तो संसद क्या है वो भैया? संविधान सभा, जो हमारी एक रही थी संविधान सभा, उसका एक गतिशील दस्तावेज निकल कर आया। भाई संविधान सभा ने कहा भी तो था, क्योंकि देश बदलेगा, देश डेवलप भी होगा, देश आगे चल के ऊंचाइयां भी छुएगा, तो हमें उसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत भी पड़ेगी। जैसे जब देश जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो क्या मुझे ये बताइए उस समय क्या साइबर सिक्योरिटी हुआ करती थी? क्या उस समय इंटरनेट हुआ करता था? टीवी हुआ करती थी? नहीं, इतना सब कुछ तो हुआ नहीं करता था। इसीलिए आगे चलकर हमने रेसिडुअल लिस्ट जो है, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी रखी है हमने, है ना, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कुछ ऐसे कानून बनाए हुए हैं जो कि उसके अंदर आते हैं। तो संविधान सभा ने ये डिसाइड किया कि ये हमारे कैसा दस्तावेज रहेगा? गतिशील दस्तावेज रहेगा, जिसको हम जब चाहे तब इसको अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमको जरूरत पड़े, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और याद रखना, ये प्रोसीजर जो है आर्टिकल 368, ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है। किसको दी गई है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। आपको ये भी समझना पड़ेगा, कल को कहीं एग्जाम में आ जाए कि संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार जो है, राइट्स किसके पास है, तो बताना है आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ओनली ऑन पार्लियामेंट। चलिए ये भी याद रखना है कि भारत की जो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? मिक्स्ड है। कैसी है बेटा? सिंथेसिस लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम्स होता है मिक्स्ड। तो कैसी है याद रखना है आपको, मिक्स्ड है। ये कैसी प्रक्रिया है? मिक्स्ड प्रक्रिया है हमारी, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए जैसे कि एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। जो ब्रिटेन का
यूके की जो प्रोसेस है वो कैसी है बेटा, वो फ्लेक्सिबल है। कैसी है, फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत आसान है। सिंपल मेजोरिटी लाकर आपने पास कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कुछ फिक्स्ड, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे हम यूके, अब हम देखते हैं यूएसए की। यूएसए की है रिजिड, मतलब कठोर। कठोर कहने का मतलब आपको पता होगा कि यूएसए के अंदर चलता है फेडरलिज्म, और उनका जो फेडरलिज्म है ना, बहुत कट्टर फेडरलिज्म है। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ समझाता हूं आपको। देखिए, वहां पे जो स्टेट है, क्या है, वहां की जो स्टेट है और जो वहां का सेंटर है, एक सेकंड बेटा, पेन थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। अब जो वहां का सेंटर है, उन दोनों के पास जो पावर है वो 50-50 है, 50% 50% के रेशियो में है। अगर वहां पर किसी भी तरह का क्या किया जाए, संशोधन किया जाए, तो वहां की स्टेट से भी पूछना पड़ता है। जैसे हमारे यहां पर क्या है, सिर्फ अगर हमको मध्य प्रदेश काट का छत्तीसगढ़ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, सेंटर अपने हिसाब से कर देगा। और सेंटर, अगर स्टेट ने मना किया तो स्टेट से बोलेगा सुनो, हम पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से काट कर छत्तीसगढ़ बनाने वाले हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर मिक्स्ड है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर 50-50 है। जैसे उन्होंने कहा कि हम टेक्सास को काट कर कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर स्टेट ने मना कर दिया नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। वहां की स्टेट के पास अपनी सुप्रीम कोर्ट है, अपनी हाई कोर्ट है, अपना फ्लैग है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उनके पास सब कुछ अपना है। उनकी सिटीजनशिप भी तो अपनी है उनके पास, इसीलिए वहां पर डुअल सिटीजनशिप भी चलती है। वहां की पावर्स अलग हैं, इसीलिए वहां पर अमेंडमेंट्स करना कैसा है, कठोर है, क्योंकि तो स्टेट की वहां पर बहुत ज्यादा चलती है। आप समझ आए बेटा? इसीलिए हमने क्या रखा, हमने मिक्स्ड कर लिया, हमने आधा रख लिया यूएसए का, आधा रख लिया यूके का, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है, ना ही कठोर है। कैसी है भैया, मिक्स्ड है, मिक्सचर है हमारे यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, यह दोनों वही है, मिक्स्ड वाली बात आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या है, यही बता चुका हूं मैं कि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज डली हुई है। याद रखना, केशवानंद भारती केस जब हुआ था, तब संविधान को संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद जो कानून बनाने का काम करती है, वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को टच नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती है। ये बात केशवानंद भारती केस में निकल कर आई। ओके, तो याद रखना है इस चीज को। तो ये बात भी इसके अंदर आई कि भैया आप 368 से संवैधानिक संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते, मूल संरचना को छू नहीं सकते हैं आप, ठीक है। ये निकल कर आई। नेक्स्ट आपको पता ही है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया 1973 में एक आदेश था, लैंडमार्क जजमेंट था, जो केशवानंद भारती केस में आया था, वही चीज मैंने लिखी हुई है नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट का कहना है इनका। देखिए, हमारे यहां पर जो संवैधानिक संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। राम 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 बेटा, राम। कौन है ये? पूजा भदौरिया बेटा, राम राम। चलिए, है ना, तो याद रखिएगा कि हमारे यहां पर संवैधानिक संशोधन 3 प्रकार से होता है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है अपना स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाइड बाय द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट। चलिए तीनों को समझते हैं, सिंपल मेजोरिटी क्या कहती है, ठीक है, और याद रखिए अब स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है, और ये क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द मेजोरिटी। चलिए सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल तो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, मतलब जितने लोग आए हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, कितना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% मांगते हैं सिंपल मेजोरिटी के अंदर। आपको ये भी याद रखना है, सिंपल मेजोरिटी का मांगते हैं 50%। जैसे कि अगर मैं बात करूं 500 लोग हैं किसी सदन के अंदर, तो ज्यादा नहीं 250 + 1, ये हो गई सिंपल मेजोरिटी। कौन सी होगी, सिंपल मेजोरिटी। तो 50% + 1, जब प्रेजेंट इन वोटिंग है इसके अंदर, कितनी है, प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब अगर 250, अगर 500 लोग हैं किसी सदन के अंदर, ये उसकी टोटल मेंबर कितनी है, टोटल सीट है इसकी, ये
टोटल मेंबरशिप कितने 500 है। अगर इसी में से याद रखो 400 आए हैं उस दिन, कितने आए हैं बेटा 400 अगर आए हैं तो उसमें से भी 200 400 वोट देंगे ना, तो 200 प्लस 1 201 का आंकड़ा है, इजीली पास हो जाता है, इसलिए इसको बहुत इजीली माना जाता है। चलिए तो ये सिंपल मेजोरिटी थी कि 50 प्लस 1 की थी मेजोरिटी। चलिए तो ऐसे अगर इन आर्टिकल की बात करें, इस मेजोरिटी की बात करें तो इससे कहां कहां संशोधन हुआ है इसको समझते हैं। जैसे कि आर्टिकल 2 में हम कोई अगर संशोधन करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। 5th शेड्यूल के अंदर अगर हम कोई संशोधन करते हैं तो भी सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। सिटीजनशिप के अंदर अगर हमने कोई भी संशोधन किया तो वो किससे करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से ही करते हैं, है ना बेटा, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जितने मेंबर हैं, मान के चलिए कि इस सदन के अंदर 500 मेंबर हैं, कितने हैं 500 मेंबर, तो ये सिंपल मेजोरिटी तरह होती है कि भैया जितने मेंबर, टोटल सीट बता रहा हूं मैं, अगर किसी सदन की सीट कितनी है, टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट अगर 500 है तो उसका हाफ, कितना, उसका हाफ। हाँ हाँ बेटा, अभी एक और बार समझा देता हूं, किसी का डाउट है तो सुनिए जरा इसको भी, कि जितने लोग आए हैं मेजोरिटी में, याद रखिए एक सदन की टोटल सीट की मेजोरिटी कितनी है बेटा, किसी सदन की टोटल मेंबरशिप है 500 है, लेकिन उसके भी कितने चाहिए, हाफ चाहिए। उसका हाफ कितना हुआ 250, मतलब 250 के साइन तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में आपको 250 के साइन तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड थिंग, सेकंड क्या है कि भाई 2/3 लोग किसी सदन के प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने क्या कहा था कि भैया अगर किसी भी सदन के 500 लोग हैं किसी सदन के अंदर, तो 500 के 2/3 कर लो, 332 है जैसे, और 332 में प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भैया जितने लोग आए हैं उसमें से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। कितने चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब समझा, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। क्या कहते हैं उसे, स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। एक बार क्रिप्स बता देता हूं, जितने टोटल सीट्स हैं उसका हाफ, ठीक है, और जितने लोग आए हैं उसका 2/3। अब कितने लोग आए हैं अपने हिसाब से देख लीजिए, आप किसी भी सदन में आए हो, किसी तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं 216 ले लो, 218 ले लो, किसी का भी 2/3 कर लो, अगर जितने लोग आए हैं उतने का हो जाएगा। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, है ना, तो वो होता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मैंने क्या बताया था कि भैया फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, ठीक है। डीपीएसपी के अंदर कोई चेंज करना है तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट, रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। देखिए इसमें विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसंधान लगता है, कुछ नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी वही है कि भैया पहला आएगा कि अगर 500 लोग हैं किसी सदन में, उसका आधा मतलब 250 तो चाहिए ही चाहिए आपको, मतलब ये हो गई मेजोरिटी वाली बात, ठीक है। प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, किसकी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए हैं सदन में, मैंने क्या बात, जितने लोग आए हैं उसका 2/3 लगा लो, इस सदन में समझ लो कितने भी लोग आए हो, तो 216 लोग ये हो गए, तो 216 भी हमको चाहिए। प्लस स्टेट कितनी है बेटा, अगर हमारी 28 स्टेट है, सॉरी अगर हमारी 28 स्टेट है तो इसका हाफ, कितना, इसका हाफ 14। तो याद रखना है आपको, ये तो लगेगा ही लगेगा, क्या लगेगा, तो ये तो लगेगा ही लगेगा बेटा, इतना चाहिए। इसको कहते हैं बेटा कितना, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी और राज्यों का अनुसमर्थन। अच्छा इसमें भी क्या है, 14 + 1 है कि भैया आधे से ज्यादा राज्य, आधे नहीं आधे से ज्यादा राज्य, इसे स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। इसी से संवैधानिक संशोधन होता है बेटा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट। ओके, मतलब मेजोरिटी वही रहेगी, बस स्पेशल वाली, बस इसके अंदर क्या ऐड होगा बेटा कि भैया हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 15 स्टेट तो चाहिए ही चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संघीय ढांचे के प्रावधानों के लिए उपयोग किया जाता है, वही बात कह दी मैंने। अच्छा इससे होता क्या क्या है, जैसे इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, तो वो भी इसी मेजोरिटी से होते हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर अगर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट,
ठीक है, या फिर अपने कह सकते हैं कंकरेंट कोई चेंज करना है तो इसी से होता है। आर्टिकल 368 का इसके अंदर यूज होता है। नॉर्मल सी बात है बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर, इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहेगा बेटा। ये प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट कैसे होती है उसको भी समझते हैं। अभी क्या है बेटा, एआई का दौर है ना। तो मेरे कुछ ऐसे मित्र जैसे कुछ सहपाठी साथ के वाले लोग हैं, वो एआई का पता नहीं कैसा यूज कर रहे हैं। तो कल उन्होंने फोटो भेजी तो मैं समझ गया था कि हाँ अच्छी फोटो है, लेकिन क्या है आगे एआई का यूज कितना है, तो वर्चुअल रियलिटी और वो एकदम वाली जो सामने वाली फिजिकल रियलिटी वो अलग होती है, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाती है एआई के द्वारा, है ना। चलिए हम प्रोसीजर को समझते हैं, कहां से स्टार्ट होती है। याद रखना ये जो प्रक्रिया है ये संसद के किसी भी सदन से हो सकती है स्टार्ट, मतलब ये राज्यसभा से भी हो सकती है और लोकसभा, दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है बेटा, है ना। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक गवर्नमेंट मिनिस्टर होना पड़ेगा। अब कहोगे सर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया, गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो मिनिस्टर्स एक्चुअल में होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो सरकार जिनकी होती है उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हमारे मेंबर्स होते हैं, एक मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइवेट मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कि मेजॉरिटी पार्टी के होते हैं, प्राइवेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कि पार्टी में नहीं होते हैं, तो मिनिस्टर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब संसद के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो याद रखना इसको कोई भी ला सकता है, संवैधानिक संशोधन का जो बिल होता है उसे कोई भी ला सकता है, एक प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और एक मिनिस्टर भी ला सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और याद रखना है आपको इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लगती है, जैसा कि हम अपने और बिल के अंदर देखते हैं। हमारा मनी बिल हो गया, जिसे हम बजट भी कह देते हैं, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, वहां पर पहले ही प्रायर परमिशन लग जाती है इसकी, प्रेसिडेंट की। ऐसे ही हम देखते हैं जब भी हम किसी राज्य में संशोधन करने के लिए बिल लाते हैं प्रायर परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी देखना है हमें। चलिए नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्ले फेयर डिस्प्ले। अब यहां पर खेला शुरू होता है। अगर बिल लोकसभा में आया, अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो आपको याद रखना है यहां पर लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होना चाहिए। कैसे पास होना चाहिए बेटा, स्पेशल मेजॉरिटी से यहां पास होना चाहिए। जो प्रोसेस यहां लगती है, ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहां से पास होने के बाद बिल जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस लगती है स्पेशल मेजॉरिटी वाली, ठीक है। और फिर यहां से अगर पास हो गया तो फिर ये जाएगा हमारे राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा बेटा, कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और यहां पर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे अपना असेंट देना पड़ता है, उसे साइन करने ही पड़ते हैं, वो किसी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। जैसे ही उसने साइन कर दिए, अपना असेंट दिया, वैसे ही ये बिल से एक्ट बन जाता है। क्या बनता है मेरा, बिल से एक्ट बन जाता है, और ऐसे ही ये पावर में आ जाता है। सिंपल है, कुछ इतना तोड़म मोड़ नहीं है इसके अंदर, याद रखना। तो हर हाउस से ये सेपरेटली पास होना चाहिए, जो प्रोसेस यहां हुई है वो प्रोसेस यहां भी होनी चाहिए। चलिए अगर किसी एक हाउस में भी अटक गया तो ये बिल खत्म कर दिया जाता है, खत्म ही है एक तरीके से। चलिए, तो यदि कोई असहमति होती है तो यहां पर क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। याद रखना है आपको, अगर कोई भी हाउसेस के अंदर असहमति है, जैसे राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर यहां से पास नहीं हुआ तो ये बिल खत्म मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, एकदम एंड है इसका तो इसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है इस बिल को। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जैसे ही विधेयक, अच्छा इसमें भी एक चीज है कि अगर विधानसभा, जैसे भी मैंने क्या बताया था स्पेशल मेजॉरिटी में, कि अगर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद एक प्रोसेस और होती है बीच में, अगर स्टेट को दिया जाता है, किसको दिया जाता है बेटा, अगर ये किसी स्टेट को दिया जाता है
तो स्टेट के सिंपल मेजोरिटी से, कैसे बेटा, सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना होता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना होता है। आपको याद रखना है, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास होगा, स्पेशल से ओके, यहां से भी स्पेशल होगी, लेकिन यहां पर कैसे लगेगी, स्टेट के अंदर जाते ही सिंपल लगेगी, यहां से आने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये भी प्रावधान है, दोनों तरीके से संविधान संशोधन होते हैं, दोनों की अलग प्रक्रिया है, एक है स्पेशल प्लस, एक है स्पेशल प्लस रेटिफाइड बाय द स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं फिर इसको हम आगे। मैंने क्या बताया, फिर राष्ट्रपति की सहमति होती है। अगर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, स्टेट से ही पास हो गया, फिर जाता है ये प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट को अपने साइन करने ही पड़ते हैं, अपना असेंट देना ही पड़ता है, ये बाउंडेड है, बाध्यकारी है, देना पड़ेगा, इसके ऊपर वो किसी भी वीटो की पावर का यूज नहीं कर सकता है। ओके बेटा, इसको भी समझिए आप। तो यहां पर क्या हुआ कि दोनों शब्दों से पास होने के बाद राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर वो क्या है भैया, विधेयक, जो बिल है अब वो एक्ट बन जाता है। क्या बनता है बेटा, एक्ट बनता है, वो किसी भी अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए अभी थोड़ा सा इसका एक समरी देख लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या 368 में लगती है, नहीं लगती है। कहां यूज होती है, न्यू स्टेट बनानी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट करना है, तो वहां पर यूज होती है। स्पेशल मेजोरिटी भैया 368 भी यूज होती है, बिल्कुल होती है। ओके, कहां यूज होती है, कहां कहां, तो डीपीएस हुए, फंडामेंटल राइट हुए, यहां पर इसका यूज होता है। अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, तो ये 368 में भी यूज होती है। जैसे कि हमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं, तो वहां पर स्टेट को भी देखा जाता है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा। अब बिल को क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा, बिल को एक्ट बना दिया गया कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक औपचारिक रूप से संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है। क्या बनता है बेटा, कि विधेयक को बिल बनाने की प्रोसेस बता चुका हूं, लोकसभा से भी उसी मेजोरिटी के साथ पास होगी, लोग राज्यसभा से भी उसी मेजोरिटी के साथ पास होगी, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किया तो वो बिल से एक्ट बन जाता है, विधेयक से अधिनियम बन जाता है। ओके बेटा, इजी था, समझ में आ गया है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्या और क्या लिखा है।